वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेरी गुड मॉर्निंग भव्या, मोहम्मद, विदित, मुस्कान, आशीष। मैं हूँ 103 में, 103 फर्स्ट फ्लोर, फैकल्टी रूम के सामने। ठीक है, चलिए आज का टॉपिक सबसे पहले हम ख़त्म करें। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9। नाम क्या है इसका? रेवेन्यू रिकॉग्निशन। कल हमने एक रेवेन्यू रिकॉग्निशन से रिलेटेड स्टैंडर्ड ख़त्म किया जो था कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज करना होता है। आज हम खत्म करने वाले हैं रेवेन्यू रिकॉग्निशन, दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9। तो व्हाट डू यू मीन बाय दिस रेवेन्यू एंड रिकॉग्निशन, इसके बारे में पूरा इन डिटेल अपन फटाफट से इसको रिवाइज करते हैं। अगले 30 मिनट के अंदर ये एएस खत्म करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा, 30 से 45 मिनट में। ठीक है, सबसे पहले द वर्ड इज रेवेन्यू। सो रेवेन्यू मीन्स ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश और रिसीवेबल्स। या तो कैश मिल रही है या फिर हमें रिसीवेबल हो रहे हैं। कहां से? फ्रॉम रिसीवेबल फ्रॉम नंबर 1, सेल किया है हमने गुड्स को, मतलब सेल ऑफ गुड्स किया, उसके थ्रू कुछ रिसीव हुआ हमें। या फिर हमने सेल की जगह पे क्या किया? रेंडर करी है सर्विसेज। पायल मेरे को वो डाउट पेंशन भेज देना बेटा, मैं सॉल्व कर दूंगा व्हाट्सएप पे, आप मेरे को भेज दीजिएगा। ठीक है, चलो। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 में नाम ही क्या है? रेवेन्यू रिकॉग्निशन। रेवेन्यू रिकॉग्निशन का मतलब, रेवेन्यू का मतलब पहले तो ये समझना पड़ेगा। रेवेन्यू समझ गए तो फिर रिकॉग्निशन के बारे में आगे देखेंगे। पहले रेवेन्यू का मतलब क्या हुआ? या तो हमें इनफ्लो हो रहा है, हमारी एंटिटी में इनफ्लो हो रहा है किस चीज़ का? सर कैश का। कैश का इनफ्लो हो रहा है, और इसके अलावा कैश के इनफ्लो के अलावा और क्या हो रहा है? सर कैश के इनफ्लो के अलावा हमें, हमने कोई गुड्स सेल किया, उसके बदले में हमें कुछ मिला, या फिर हमने कोई सर्विस रेंडर करी, या फिर थर्ड, या फिर थर्ड इंटरेस्ट रिसीव हुआ, डिविडेंड रिसीव हुआ, या रॉयल्टी रिसीव हुई। इन बातों के लिए कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है? कौन से रेवेन्यू की बात हो रही है पहले तो ये समझ लो। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 में कौन से रेवेन्यू की बात हो रही है ये समझना बहुत जरूरी है। ये समझ गए तो उसके आगे का फिर हम समझ पाएंगे। पहली बात तो यही समझ में आना चाहिए ना। देखो, रेवेन्यू तो AS7 में भी रिकॉग्नाइज कर रहे थे आप, लेकिन वहां पे रेवेन्यू किस चीज का कर रहे थे? कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स का। ठीक है, यहां पे आप बात कर रहे हो या तो आपने सेल ऑफ गुड्स किया, या आपने कोई इनकम रिसीव करी, या आपने कोई सर्विस रेंडर करी, या आपने इंटरेस्ट रिसीव किया, या आपने डिविडेंड रिसीव किया, या आपने रॉयल्टी फीस रिसीव करी। यस और नो? तो इन सब से जो भी चीजें हमें रिसीव हो रही हैं, दैट इज नथिंग बट दी रेवेन्यू। ओके, ग्रॉस इनफ्लो, ग्रॉस इनकम, इनकम जिसको बोल देंगे। वेरी गुड आशीष। सर व्हाट डू यू मीन बाय दिस वर्ड रिकॉग्निशन? रिकॉग्निशन का मतलब क्या? तो दिस स्टैंडर्ड, क्योंकि ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, दिस स्टैंडर्ड लेज डाउन प्रिंसिपल्स ऑफ रिकॉग्निशन, रिकॉग्नाइजिंग रेवेन्यू इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। दिखा? तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन में दो चीजें, पहली चीज व्हाट इज द रेवेन्यू, एंड द सेकेंड वन इज हाउ टू रिकॉग्नाइज इट। रिकॉग्नाइज कहां पे करोगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। और किसके बेसिस पे? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 के अंदर जो प्रिंसिपल्स दिए। पहला कंसेप्ट खत्म। बोलो, इसमें कोई डाउट? इसमें कोई डाउट? ठीक है,
और ये स्टैंडर्ड ना पूरा थियोरेटिकल है, थियोरेटिकल स्टैंडर्ड। हाँ, एक तरह से इसको अपन बोल सकते हैं, अपन जो जिस तरह से पढ़ते थे ना, मैं जो आपको रिवीजन करा रहा हूँ, तो उसमें अपन इसको बोल सकते हैं #1, है ना। इट इज नथिंग बट इंट्रोडक्शन। अच्छा, यहाँ पे ना एक वर्ड है, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, रिकॉग्नाइजिंग। रिकॉग्नाइजिंग का मतलब आप, हाँ, क्यों, क्या चाहिए? ऐसा, वड़ा पाव मंगाना है, इनका क्या जो ये बैठे, इनको फोटो भेज देना, तुमको फोटो भेज देंगे। ए, मेरे को भी लाना भाई, वड़ा पाव तो मैं भी खाऊंगा। ये कहाँ से ला रहे हो, ये डिपेंड करता है। तिलक नगर वाला तो बंद होगा अभी। रिकॉग्नाइजिंग का मतलब होता है पॉइंट ऑफ टाइम इन, पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग। देखो यार, एक बात बताओ मुझे, ट्रांजैक्शन कोई हुआ, अरे वो नए टीचर है ना एसएम के, उनको आज उनका लास्ट लेक्चर है, उन्होंने 10 दिन में एसएम खत्म कर दिया, तो आज वो पार्टी दे रहे बच्चों को, तो मैंने कहा सर बड़ा पाव ही चिपका दो, या जॉनी हॉट डॉग, ऐसा कुछ। चलो, पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग। अब पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग का मतलब क्या होता है, देखो समझो, कोई ट्रांजैक्शन हुआ, ट्रांजैक्शन कैसे हुआ, मान लो मैं आपकी कंपनी का अकाउंटिंग पूरा देखता हूँ, ठीक है। अब मैं आपकी कंपनी की पूरी अकाउंटिंग देखता हूँ, मतलब 12 महीने अकाउंटिंग देख रहा हूँ, है ना। मेरा आपने एक फिक्स्ड अमाउंट तय करके रखा है कि आप मुझे इतना अमाउंट दोगे, तो जैसे जैसे मैं अकाउंटिंग करते जाऊंगा साल भर, उसके बाद आप मुझे पैसे दोगे कि मंथली दोगे, बाद में दोगे, चलो ठीक है। लेकिन मुझे बताओ, मैं अपनी बुक्स में, मेरे लिए तो रेवेन्यू हो गया वो, मैं अपनी बुक्स में एंट्री कब मारूंगा, काम होता जाएगा प्रोपोर्शनेट बेसिस पे, राइट। तो ये एएस बोलता है कि आपको जो रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना है ना अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, यहां देखो बोर्ड पे, फोन नहीं देखना है, रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करने के लिए जो प्रिंसिपल्स हैं वो ये बताते हैं कि कब रिकॉग्नाइज करना है, किस पॉइंट ऑफ टाइम पे रिकॉग्नाइज करना है, यस और नो। किस पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है, आज रिकॉर्ड करना है कि ट्रांजैक्शन जब कंप्लीट हो जाए तब रिकॉर्ड करना है, या जिस दिन एग्रीमेंट हो गया उस दिन रिकॉर्ड करना है। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इन द केसेस जहां पे सर्विस रेंडर करी जाती है, ये समझ रहे हो। तो ये रिकॉग्निशन की ये जो लाइन है ना, चाहता तो मैं नहीं लिखा था, लेकिन मैंने लिखा ही क्यों, क्योंकि रिकॉग्नाइजिंग रेवेन्यू इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रिकॉग्नाइजिंग का मतलब होता है पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग, मतलब कब रिकॉर्ड करना है। समझ में आया। #2, #2। #2 लिखो। अच्छा, 3 चीजें ही हैं अपने पास इस एस में, क्या 5 चीजें कवर हो रही हैं, एक तो सेल ऑफ गुड्स, दूसरा रेंडरिंग ऑफ सर्विस, तीसरा इंटरेस्ट, चौथा डिविडेंड, पांचवा रॉयल्टी। तो अब रेवेन्यू कैसे होगा रिकॉग्नाइज, हाउ टू रिकॉग्नाइज रेवेन्यू। सबसे पहले मैं बात करूंगा आपसे सेल ऑफ गुड्स के बारे में। सेल ऑफ गुड्स के केस में कब रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा, बताओ एनीवन। सेल ऑफ गुड्स, ट्रांजैक्शन है सेल ऑफ गुड्स, जब गुड्स बेचे जा रहे हैं कब रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करोगे, तो नंबर 1, ओनरशिप ऑफ गुड्स have been transferred
सेकंड, रिस्क एंड रिवॉर्ड आर ट्रांसफर्ड। वेरी गुड, सीधी सी बात, वही ओनरशिप आपकी ट्रांसफर हो गई गुड्स की, जैसी सेल हुई तो सामने वाले को आपने ओनरशिप ट्रांसफर कर दी गुड्स की, साथ ही साथ रिस्क एंड रिवॉर्ड भी गुड्स का साथ में ट्रांसफर हो जाना चाहिए। तीसरी बात यहां पे ध्यान रखनी है, तीसरी बात यहां ध्यान रखनी है, कंसीडरेशन जो होना चाहिए ना, कितने में बेचा उसी को तो बोलेंगे कंसीडरेशन। कंसीडरेशन इज मीजरेबल, मीजरेबल समझ रहे हो, मीजर किया जा सके। मान लो मैंने आपको एक मोबाइल फोन बेचा, मार्केट में उसकी वैल्यू है 10,000 रुपीज, तो दैट कंसीडरेशन अगर जो रिसीव होगा 10,000 रुपीज का, दैट इज मीजरेबल ना, तो कंसीडरेशन इज मीजरेबल। एंड द लास्ट पॉइंट जो मुझे बोला, बहुत 2-3 लोगों ने अभी बोला, दुर्गा ने बोला सर्टेनिटी ऑफ कलेक्शन। तो देर इज नो अनसर्टेनिटी ऑफ कलेक्शन, मतलब जो कलेक्शन है वो अनसर्टन नहीं है। ये बात समझ में आई? सर कितने पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं सेल ऑफ गुड्स के लिए रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करते टाइम? सर सबसे पहले तो ओनरशिप ट्रांसफर हो जानी चाहिए, दूसरा कंसिडरेशन मीजरेबल होना चाहिए, साथ ही साथ क्या हो जाना चाहिए, रिस्क एंड रिवॉर्ड भी ट्रांसफर हो जाना चाहिए। बोलो, डन 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 डन। सेल ऑफ गुड्स क्लियर है, इसमें किसी को डाउट? जल्दी बोलो। मोहम्मद, वेदेत, भूमिका, मुस्कान, आशीष, माही, नंदिनी, शाश्वत, रजत, महक, केशव, दिव्यांशी, दिशा, कशिश, पक्का? ठीक है, तो सेल ऑफ गुड्स का जैसे ही ट्रांजैक्शन आया, आपको कौन से प्रिंसिपल्स देखने हैं? 5 प्रिंसिपल, ओनरशिप, रिस्क एंड रिवॉर्ड, कंसिडरेशन मीजरेबल एंड कलेक्शन शुड बी सर्टेन। देर इज नो अनसर्टेनिटी बेसिकली, है ना? चलो सेकेंड पॉइंट यहां पे डिस्कस हो रहा है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज के बारे में। रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज के बारे में डिस्कस हो रहा है यहां पे। रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो पहला पॉइंट है, अच्छा सर्विस जब रिसीव हो रहा है नहीं, अभी तो बेसिक प्रिंसिपल हाउ टू रिकॉग्नाइज रेवेन्यू पढ़ रहे हैं ना भाई आशीष, ये हेडिंग भी तो ध्यान दो, है ना? अभी कहां उतने आगे जा रहे हो? अच्छा, सेल ऑफ गुड्स में तो सामने वाले को गुड्स मिल जाएगा और अपने को बदले में रेवेन्यू मिल जाएगा, राइट? जैसे ही हम सर्विस देंगे, हाँ, तो मुझे एक बात बताओ, जब मैं सर्विस दे रहा हूं, रेंडरिंग ऑफ सर्विस, तो सर्विस कब कंप्लीट मानी जाएगी? जब उसका परफॉर्मेंस उसके बदले में दिया जाएगा, और तभी उसके बदले में पैसे मिलेंगे। यस और नो? जब सामने वाला पर्सन, भाई बायर कौन है, वो सर्विस डिमांड कर रहा है, और सेलर क्या करेगा, परफॉर्मेंस देगा, तो परफॉर्मेंस ऑफ सर्विस के बेसिस पे ही तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर पाओगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये ध्यान में आनी चाहिए, प्रोपोर्शनेट बेसिस, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सर्विस, ये सब बाद में। परफॉर्मेंस दिया है कि नहीं सामने वाले ने, सेलर ने परफॉर्मेंस पूरा किया है कि नहीं सर्विस का, तो ही आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर पाओगे। ये बात समझ में आती है? और अगर ये बात समझ में आती है तो लिखो फटाफट से, परफॉर्मेंस ऑफ सर्विस has been completed और partially completed। पहले चेक करो जो परफॉर्मेंस है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया या पार्टली कंप्लीट हुआ है, पार्शियली कंप्लीटेड है, पूरा परफॉर्मेंस नहीं हुआ है। ये बात समझ में आती कि नहीं? यस और नो? पहली चीज तो क्लियर हो गई,
सर रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है किस केस में, सर्विस के केस में। तो सबसे पहले चेक करो क्या परफॉर्मेंस फुल्ली कंप्लीट हो गया या पार्शियली हुआ है, ये चेक कर लो। दूसरा चेक करना अगेन जो सेल ऑफ गुड्स में भी पड़ा, देयर इज नो अनसर्टेनिटी, इसको यहां कर देता हूं, अनसर्टेनिटी ऑफ कलेक्शन। कलेक्शन शुड बी सर्टेन ना यार, यस और नो। थर्ड, there are two methods for revenue recognition. One is, शॉर्ट में लिख रहा हूं, याद है कुछ, दो मेथड होते हैं। एंड अनदर वन इज एक बोलते हैं कंप्लीट सर्विस मेथड और दूसरा डन। बस ये तीन प्रिंसिपल दिए हैं किसके लिए, रेवेन्यू के लिए। तो बताओ इसके बाद बस तीन हैशटैग और बचे। वो प्रोपोर्शनेट वाला है, कंप्लीशन मेथड, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन। ये बेसिकली प्रोपोर्शनेट कंप्लीशन इज नथिंग बट परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन, जो आपने ES7 में पढ़ा था ना, परसेंटेज ऑफ डिग्री ऑफ कंप्लीशन निकालने के लिए, तो इसको वही बोलते हैं परसेंटेज कंप्लीशन मेथड। डन। बोलो ये तुम लोगों को थियोरी पॉइंट ऑफ व्यू से समझ में आ गया कि नहीं, क्योंकि इसी के बेसिस पे क्वेश्चन वो पूछेगा। एक तो पूरा स्टैंडर्ड ही थियोरी है, थियोरेटिकल केस स्टडी आती है, ठीक है, MCQ भी थियोरी आएगी, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि पहली बात तो स्टैंडर्ड किस बारे में बात कर रहे हैं। तो आपको याद आना चाहिए AS9 में होता है सेल ऑफ गुड्स, रेंडरिंग ऑफ सर्विस, इंटरेस्ट, डिविडेंड, रॉयल्टी, ठीक है। सेल ऑफ गुड्स में 5 प्रिंसिपल हैं। पहली बात ओनरशिप ट्रांसफर हो जानी चाहिए, रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो जाने चाहिए, कलेक्शन सर्टेन होना चाहिए, कंसिडरेशन मीजरेबल होना चाहिए, और क्या, बस ये 4 थे। इसके बाद दूसरा आता है रेंडरिंग ऑफ सर्विस। रेंडरिंग ऑफ सर्विस में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि परफॉर्मेंस पूरा कंप्लीट हो गया है या आधा कंप्लीट हुआ है, ठीक है। जितना भी कंप्लीट हुआ है, पहली बात तो ये चेक कर लो कि कलेक्शन सर्टेनिटी है कि नहीं, सर्टेनिटी ऑफ कलेक्शन है कि नहीं रेवेन्यू की। दूसरा, जिस बेसिस पे कंप्लीट हुआ उस बेसिस पे 2 मेथड्स हैं, CSM एंड PCM। पक्का बोलो। जो मेन बैच वाले बच्चे हैं ना, क्रैश वाले नहीं है, जो रिपीटर नहीं, मेन बैच वाले बच्चों, जरा नाम बताना PCM और CSM का। जरा नाम बताओ, तब तक मैं लिखता हूं अगली चीज। यहां पे हेडिंग डालना अदर्स। अदर्स क्यों, क्योंकि इसमें 3 चीजें हैं ना। नंबर 1 इंटरेस्ट, वेरी गुड यार। प्रोपोर्शनेट कंप्लीशन मेथड PCM और कंप्लीटेड सर्विस मेथड, वेरी गुड वेरी गुड। बस मैं ये जानना था कि सुबह जाग रहे हैं कि नहीं है, ऐसा तो नहीं रजाई के अंदर, हाँ भाई चल हो जा, ऐसा मत करना। चलो इंटरेस्ट कैसे रिकॉग्नाइज करोगे, तो इंटरेस्ट के लिए बहुत क्लियरली इनने बोल दिया स्टैंडर्ड ने, बोले इट शुड बी recognized on time basis, time to time, as and when। दिख रहा है, चलो। सेकंड क्या है इसमें, डिविडेंड। डिविडेंड का बुक्स में आना चाहिए, when shareholders establishes right to receive the dividend declared।
डिविडेंड डिक्लेयर कौन करता है? कंपनी, है ना। लेकिन शेयर होल्डर के पास राइट टू रिसीव डिविडेंड जिस दिन आ गया उस दिन आप रिकॉग्नाइज, हाँ वो रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। थर्ड, रॉयल्टी। व्हेन कंडीशंस relating to royalty are over। तीनों को लिख दिया मैंने। इंटरेस्ट टाइम बेसिस पे, डिविडेंड जब राइट टू रिसीव डिविडेंड डिक्लेयर हो जाए, राइट टू रिसीव डिविडेंड स्टैब्लिश हो जाए शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और रॉयल्टी जैसे ही राइट्स रिलेटिंग टू रॉयल्टी, कंडीशन रिलेटिंग टू रॉयल्टी ओवर हो जाती है वैसे ही। ये लो भैया, फटाफट से नोट कर लो। आया समझ में कि नहीं? प्रिंसिपल समझ में आ गया कि नहीं? डन। रॉयल्टी, अरे रॉयल्टी से क्या समझते हो एक बात बताओ, रॉयल्टी क्या होती है? चलो रॉयल्टी को एक्सप्लेन करते हैं अपन। रॉयल्टी क्या होती है बताओ? एनीवन, रॉयल्टी का मतलब क्या होता है? कॉपीराइट जैसा कुछ होता है क्या, है ना? कॉपीराइट जैसा मैं बोल रहा हूँ। सिर्फ रॉयल्टी क्या होता है? प्रीमियम चीजें होती है ना। हाँ, इट्स जस्ट लाइक, मतलब रॉयल्टी आपको देना पड़ेगा अगर आप मेरा ब्रांड नेम यूज कर रहे हो। आप मुझे बताएं मेरा ब्रांड नेम यूज नहीं कर सकते। एक बात मुझे बताओ, ये नाटा प्रोफेशनल एकेडमी है, आप घर पे चाहो अपनी नाटा एकेडमी चालू कर सकते हो क्या? यू कैन नॉट। आपको अगर नाटा प्रोफेशनल एकेडमी अपने शहर में चालू करनी है तो उसके लिए नाटा सर से रॉयल्टी फीस कंफर्म करनी पड़ेगी, क्योंकि अदरवाइज आप ब्रांड किसका यूज कर रहे हो? नाटा एकेडमी का। तो रॉयल बुक्स, हाँ मतलब तुमको वही सब मैं बता रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल। तो नाटा सर से तुमने क्या बोला कि सर ये आपका जो ब्रांड है ना नाटा प्रोफेशनल एकेडमी, और ये जो लोगो है चक्र वाला, ये मैं अपनी कोचिंग पे भी लगाना चाहता हूँ। नाटा सर बोलेंगे बेटा ठीक है कर ले, लेकिन लोग कैसे मानेंगे कि तू नाटा एकेडमी रन कर रहा है? सर आपसे टाई अप कर ले रहा हूँ मैं। टाई अप किया मतलब आप रॉयल्टी फीस पे कर रहे हो नाटा एकेडमी को। आपने ये बोला कि सर मैं ना अपने शहर में सीए नहीं पढ़ाऊंगा, बट नाटा प्रोफेशनल एकेडमी के अंदर मैं 11th-12th कॉमर्स पढ़ाऊंगा, तो भी लेकिन आप ब्रांड तो नाटा का यूज कर रहे हो ना। तो जब आप ब्रांड यूज कर रहे हो तो उसका चार्ज आप किसको दे रहे हो? नाटा एकेडमी को, राइट। एक और एग्जांपल, फ्रेंचाइजी यूज करते हैं लोग मैकडोनल्ड्स की, डोमिनोज की, तो क्या ऐसे ही रातों रात यूज करने लगते हैं या कुछ फ्रेंचाइजी फीस देते हैं? दैट इज नथिंग बट दी कंडीशन। भाई कंडीशन रिलेटिंग टू रॉयल्टी मतलब जैसे ही वो फॉलो अप हुआ उसके बाद आपको पे करना पड़ेगा। समझ में आया? और जैसे जैसे वो रिसीव हुआ वैसे वैसे आपको पे मतलब रिकॉग्नाइज करना है रेवेन्यू। आ गया। चलो बहुत सिंपल चीजें हैं रे। इस एएस में ना, इस एएस का ना सिर्फ मार्केट में हुआ बना हुआ है कि बहुत बड़ा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 कुछ भी नहीं है। इसके पापा पढ़ोगे आप फाइनल में 115। मैं आपको देखो, ये मैंने आपको पढ़ा दिया ना इतना, मैं जस्ट एक सेकंड लूंगा आपको एक चीज दिखाने के लिए। जस्ट अ मोमेंट। कहाँ गया? एक सेकंड। हाँ ये देखो, ये है इंडेस फाइनल में आप पढ़ोगे कभी। रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर। इंट्रोडक्शन में मैं पता क्या बताता हूँ? रेवेन्यू का रिकॉग्निशन कैसे होगा ये बताया गया 115 में। और कवर क्या क्या हो रहा है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 पूरा तुम्हारा, प्लस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 7 भी कवर हो गया इसी में। फिर कुछ गाइडेंस नोट्स थे वो भी कवर हो गए। तो आप ये जो तो एएस पढ़ रहे हो ना, ये कुछ भी नहीं है, इससे भी भयंकर चीजें मार्केट में आ गई हैं। ये बहुत इजी है, बस इसको तो मैंने बहुत सिमिलर मतलब बहुत क्रक्स करके लिखवा दिया तुम्हें। ये कंडीशन पढ़ ली, इसके बाद तुम केस स्टडी सारी सॉल्व कर सकते हो, और यही वर्ड्स यूज करोगे तो भी मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट हैशटैग लिखेंगे अपन, हैशटैग नंबर 3।
फॉलोइंग, ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, फॉलोइंग आर नॉट कंसीडर्ड एज रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या नहीं माना जाता है, फटाफट से एक लिस्ट देख लेते हैं। नंबर 1, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स, उसे रेवेन्यू नहीं माना जाता। किस किस को आप रेवेन्यू नहीं मानोगे? दूसरा, अगर मैं बात बोलूं, आपकी बुक्स में किया जाता ना कभी कभार रिवैल्यूएशन रिजर्व, तो ये कोई रेवेन्यू का पार्ट नहीं है, इट इज नॉट अ रेवेन्यू। नंबर 2, नंबर 2 में ए पार्ट, प्रोविजन ऑन करंट assets। बी पार्ट, increase in herds, herds समझते हो, of biological assets, biological assets समझते हो, AS10। herds क्या होते हैं? जानवर होता है कोई, एनिमल्स। अब मान लो आपने कोई भेड़ बकरी खरीदी, ठीक है, और उसने बच्चा दे दिया, तो कैन आई सी इंक्रीज इन नंबर ऑफ एनिमल हो गया आपके पास, है ना? तो आपके फॉर्म में जो इंक्रीज हो गया, अब आप पहले एक एनिमल को यूज कर रहे थे, उससे एक इनकम आ रही थी, अब उसका बच्चा भी हो गया, उससे भी एक और इनकम आएगी। तो वो जो इंक्रीज इन नंबर ऑफ एनिमल है, नंबर ऑफ एनिमल नहीं लिखूंगा, बायोलॉजिकल एसेट बोलूंगा उसको अकाउंट्स की लैंग्वेज में, वो जो इंक्रीज है उसको आप रेवेन्यू नहीं बोल रहे हो, बिकॉज इट्स अ नेचुरल प्रोसेस, आई गेस। गॉट इट? तो हर्ड्स मतलब कोई जानवर ही होता है छोटा। अरे मैं अगर बोलूं ना, गाय का क्या होता है? बछड़ा, राइट? हाँ, तो उसको क्या बोलेंगे? काफ। अब मैं बोलूं इंक्रीज इन नंबर ऑफ काफ्स, तो फिर क्या हो जाएगा? वो तो रेवेन्यू थोड़ी होगा उससे, उसको आप रेवेन्यू नहीं मानोगे। तीसरा, प्रॉफिट और लॉस ऑन फॉरेक्स ट्रांजैक्शन। फॉरेक्स ट्रांजैक्शन समझते हो? फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू जो ट्रांजैक्शन आपने किए, उसमें कोई प्रॉफिट एंड लॉस हुआ या फ्लक्चुएशन जिसको बोलते हैं, उसको भी आप रेवेन्यू नहीं मानोगे। नंबर 4, डिस्काउंट ऑन सेटलमेंट ऑफ लाइबिलिटी। यस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 इंड AS 21। डिस्काउंट ऑन सेटलमेंट ऑफ लाइबिलिटी, आपने लाइबिलिटी सेटलमेंट किया। जब भी लाइबिलिटी सेटलमेंट होती है ना, तो आपको पता कि जब सेटलमेंट वर्ड आ जाता है, तो हो सकता है लाइबिलिटी 10 लाख की और आपने पे की हो 3 लाख 4 लाख, तो वो जो 7 लैक्स आपको फायदा हो गया, वो रेवेन्यू नहीं है, ठीक है? लास्ट, प्रॉफिट और लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ liability. These are the 5 items which are not being considered as revenue. आया समझ में कि नहीं? बोलो। ये कौन से पॉइंट के लिए इंपॉर्टेंट है सर? ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए, ठीक है? इसका क्वेश्चन शायद दिया है। तो 3 चीजें मैंने आपको बता दी, बताओ इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। #3 को आप एमसीक्यू मान सकते हो, ठीक है?
प्रॉफिट और लॉस दोनों। रिवैल्यूएशन बेसिकली मान के चलना, रिवैल्यूएशन कभी भी हुआ ना तो उसकी वजह से हम रेवेन्यू नहीं रिकॉग्नाइज करेंगे किसी भी चीज को, ठीक है? पक्का? लिख लिया? लिख लो जल्दी। #4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। टू बी kept in mind. Important points to be kept in mind. Number 1, if uncertainty समझते हो? arise after रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज। आपने रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर लिया बुक्स में, उसके बाद उसकी कलेक्शन में अनसर्टेनिटी अराइज हुई तो क्या होगा? ये बात समझ में आ रही है? आशीष तुमने यही बात मेरे से अभी चैट में पूछी थी थोड़ी देर पहले, मैंने आपको बोला था ना कि अभी अपन आगे डिस्कस करेंगे, ये आप आ गया वहां पे। देखो यूजुअली अपन ने क्या सीखा, कलेक्शन सर्टेन होना चाहिए, यहां भी बोला सर्विसेज के केस में कलेक्शन सर्टेन होना चाहिए, लेकिन अब ये बोल रहा है कि ऐसा कोई पॉइंट आ गया प्रैक्टिकल लाइफ में कि इफ अनसर्टेनिटी अराइजेस आफ्टर रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज तो क्या करेंगे? तो फिर इन एएस बोलता है देन प्रोविजन शुड बी मेड, जितने की अनसर्टेनिटी अराइज हुई, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, in case of insurance companies price revision, इंश्योरेंस कंपनी में प्राइस रिवीजन होता रहता है कि नहीं होता है? प्राइस रिवीजन कैसे होता है, जरा इसका एग्जांपल भी बता सकते हो क्या? कि पॉलिसी कब मैच्योर हो रही है उस हिसाब से प्राइस चेंज हो जाता है कि नहीं? अरे आपने इंश्योरेंस कंपनी में पॉलिसी ली, डिपेंड करता है किस ईयर में आपने उसको मैच्योर कराया, यस और नो? आपने उसको रिडीम कर लिया, बेसिकली यूज कर लिया, तो उस साल जिस साल भी आप उसको यूज करोगे, हो सकता है अगर आपने समय से पहले कर लिया तो अमाउंट कुछ चेंज हो जाए, समय के बाद किया तो भी हो सकता है अमाउंट कुछ चेंज हो जाए। समझ रहे हो मेरी बात? तो प्राइस रिवीजन क्या हो गया? चेंज हो जाना। तो यहां पे एएस बोलता है कि ऐसे केस में देन रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड, revenue should be recognized after certainty is established। मतलब एक बार आप उसको मैच्योर होने दो और जिस दिन मैच्योर हुई उस दिन की जो प्राइस है तब आप रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करो, ऐसा नहीं आप डे 1 पे रिकॉग्नाइज कर लोगे उसको। ये बात समझ में आती है सभी को? भुवनेश्वरी, अभय, आशीष, दिशा, कशिश, रजत, दुर्गा, शाश्वत, अंश, पक्का? जिसको एग्जाम्पशन चाहिए देखो आना चाहिए। देखो नहीं आ रहा तो मेरे को बोल दो, जबरन मत बोलो कि हाँ आ रहा है आ रहा है आ रहा है, नहीं आ रहा तो मैं बोल दूं, मैं वापस समझा दूंगा। हाँ दुर्गा तुम्हारा एक क्वेश्चन था डिस्क्लोजर से रिलेटेड, उसको मैं आगे डिस्कस करूंगा अभी। ये क्रिटिकल इश्यू समझ में आए? कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये। पॉइंट नंबर 3, इन केस ऑफ सेल एंड रीपरचेज, ऐसा भी होता है ना कभी कि अभी मैं आपको सेल कर रहा हूं और 1 साल बाद आपसे रीपरचेज कर लूंगा वही सेम आइटम, वही सेम गुड्स, ऐसा होता है? हाँ लीज में भी ऐसा होता है। इन केस ऑफ सेल एंड रीपरचेज तो क्या होगा?
जो कैश इनफ्लो है, पहली बात तो ये समझ में आ रहा है सेल एंड रीपरचेज का ट्रांजैक्शन कैसा हो गया। आज आपने सेल कर दिया, आज मैं सेलर हूं और आप बायर हो, है ना, तो आज आपको सेल कर दिया मैंने गुड्स या आपको कोई सर्विस दी, उसके बाद में वापस से मैंने उस गुड्स को परचेज कर लिया, तो अगेन क्या हो गया, रीपरचेज कर लिया गया। तो सेलर ने वापस से रीपरचेज कर दिया, लेकिन सेल के टाइम पे कुछ अमाउंट मिला होगा सेलर को, जब मैंने गुड्स बेचा तो मुझे कुछ रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करने को लिए मिला होगा, तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, कैश इनफ्लो। लेकिन इस कैश इनफ्लो को मैं बोलूंगा लोन लायबिलिटी। क्यों? क्योंकि आगे जाके मैं इसे रीपरचेज करूंगा तो वापस से कहने से उसको रुपए दूंगा। आया कि गया? अरे मेरे भाई देखो, ये एक पर्सन है मिस्टर एच डी, ठीक है, इन्होंने बड़ी से नहीं, और ये एक पर्सन है डॉक्टर, ठीक है, इन्होंने क्या किया, इसे गुड्स सेल कर दिए और बाद में रीपरचेज कर दी, मतलब सेल हो गई और रीपरचेज हो गया। मुझे एक बात बताओ, सेल के टाइम पे इनको क्या मिला होगा, इनको मिला होगा कंसीडरेशन, और जब ये रीपरचेज कर रहे हैं तो इन्होंने वापस इसको कंसीडरेशन पे किया होगा, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को ध्यान में रखते हुए, राइट। तो जो कंसीडरेशन इनको डे वन पे मिला वो पहले तो इनके लिए होगी या कैश इनफ्लो या इनफ्लो, लेकिन उसको हम लोन लायबिलिटी बोलेंगे। क्यों? क्योंकि आगे जाके इसको वापस भी तो देने हैं। ये आया समझ में कि नहीं? पक्का? इसको हटा दूं कि बना रहने दूं? ठीक है, चल तू बोल रहा है बना रहने दो तो बना रहने दो, मत कदम। चलो नेक्स्ट, इसी केस में अब ये तो पॉइंट मैंने किसका, एचडी के पॉइंट से बात कर ली, अब इसके पॉइंट से भी तो बात करें। इसके लिए कैश आउटफ्लो है जब ये परचेज कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक तरह से सेटलमेंट ऑफ लोन है। सर आप लोगों ने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है, सेल और सेल एंड रीपरचेज का ट्रांजैक्शन, कभी सोचा है ऐसा? कभी सोचा? क्योंकि पता कई बच्चों को ना इंटर लेवल पे ये ट्रांजैक्शन ही नहीं समझ में आता, सेल एंड रीपरचेज हो क्यों रहा है, प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा कैसे हो जाता होगा, मैं आपको बताऊं। चलो पहले ये लाइन लिख लो, उसके बाद बताता हूं, 2 मिनट लगेंगे मेरे को। कैश आउटफ्लो, अच्छा इसके लिए क्या होगा, डॉक्टर के लिए कैश आउटफ्लो, लेकिन इट इज नथिंग बट सेटलमेंट ऑफ लोन। ये ट्रांजैक्शन पता कैसा होता है कि मान लो एचडी ने डॉक्टर को ₹1,00,000 का या सॉरी 10 lakhs का कोई गुड्स बेचा या कुछ सर्विस दी, ठीक है, हेलो, इन्होंने इसको क्या दे दिया, कोई एसेट दे दिया, और कितना ले लिया, बाद में बना लेना, बाद में पूछेगा तू। इसको क्या मिला बदले में, 10 लाख रुपए। अब क्या है ना, इन्होंने एग्रीमेंट क्या किया, सुन 1 साल बाद ना मैं वापस से इस एसेट को परचेज कर लूंगा। ठीक है सर, मतलब आफ्टर 1 ईयर रीपरचेज करने वाला है एचडी, है ना। अब जब रीपरचेज करेगा ना तो ये सामने वाला पता 1,10,000 में कर रहा है। ओ तो ऐसा क्या हो जा रहा है, या हो सकता है सर 1 लाख में ही खरीद ले, ऐसा भी हो सकता है। सर ऐसा क्यों होगा, उसका कारण बताता हूं। इसको लोन मिल गया, सॉरी इसको लोन मिल गया डे वन पे, इसको क्या मिल गया, लोन, लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लोन दिखा क्या, नहीं समझ में आया भाई। एचडी को 10 लाख रुपए मिल गए आज, और उसने अपना एक एसेट दे दिया, ठीक है, और ईयर एंड पे 1 साल बाद वापस से इसको 10 लाख मिल जाएंगे, वापस से 10 लाख मिल जाएंगे किसको, डॉक्टर को, और इसको वापस से क्या मिल जाएगा, एसेट, है ना।
इट इज नथिंग बट अ लोन अरेंजमेंट। लोन अरेंजमेंट कैसे हो गया कि एचडी को लोन भी मिल गया और बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लोन दिखा भी नहीं। आया कि नहीं आया? सर ऐसा क्यों करते हैं लोग? आपकी बैलेंस शीट के बेसिस पे तो आपको फंडिंग मिलनी है, और बैलेंस शीट में अगर अच्छी बैलेंस शीट दिख रही है तो लोगों का ट्रस्ट बना रहेगा, इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट बना रहेगा। और आपने लोन तो दिखाया ही नहीं। ओ ऐसा, हाँ अभी समझ में आ गया ये ट्रांजैक्शन क्यों होते हैं। ये भाई साहब दिमाग खराब कर देते हैं। जब आप ऑडिट पे जाओगे ना ऐसे ट्रांजैक्शन देख के, तो आप समझ जाना कि इनने ऐसे क्यों एसेट बेचा और वापस ले लिया सेम पे बिना कोई प्रॉफिट अर्न करे। 5-10 हज़ार रुपए ऊपर नीचे करते कि भाई इंटरेस्ट दिख जाए, ऐसा कुछ भी। ठीक है, बैलेंस शीट, हाँ बिल्कुल रजत बोल रहा है बैलेंस शीट अच्छी दिखेगी। हाँ आ गया सबको? महंगे, हाँ बिल्कुल। पूरे कॉन्फिडेंस का क्या हो गया? क्या लिखना चाह रहा है भाई? या आशीष क्या थोड़ा सा हाई लैंग्वेज यूज करता है, मैं क्या थोड़ा ओल्ड स्कूल हूं। एग्रीमेंट में ना हो तो भाई मैंने तो असेट दिया है, कंस्ट्रक्शन होगा तो AS7 आएगा। हाँ नहीं लिख सकता है भाई, मैं रिकॉर्ड थोड़ी हो रहा है वो चैट। हम्म। हाँ एक्चुअल में ना ये ट्रांजैक्शन वैसे कवर होता था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 30, 31, 32, लेकिन वो स्क्रैप कर दिए गए, हटा दिए। स्क्रैप नहीं किए, स्क्रैप करना डिलीट करना हो जाता है। इंस्टीट्यूट ने उनको टेक बैक कर लिया और उनकी जगह पे इंड एस लेके आ गए। इंड एस 32, 109, 107, 32 जब पढ़ोगे आप मेरे से पढ़ोगे, या 109 जब मेरे से पढ़ोगे, तो आपको समझ में आएगा कि इस लूप होल को, इस गंदगी को खत्म करने के लिए इंस्टीट्यूट ने बहुत अच्छा स्टेप निकाला है। मजा आ जाएगा कि जितने लोग ये विंडो ड्रेसिंग करते हैं ना, ये सब खत्म कर देंगे, लेकिन वो अपने को अभी काम आना नहीं है, तो अपन को उसको डिस्कस करना नहीं है। क्यों? क्योंकि अपने सिलेबस में नहीं है, इतना टाइम भी नहीं है ना। फाइनल में आना बता दूंगा, है ना। मेरा रिवीजन भी एक डला होगा, उसमें बताया हुआ है मैंने, यूट्यूब पे डला है मेरा रिवीजन फाइनल का, उसमें है। और ये बोलते हैं कि अगर कोई डिफरेंस हुआ तो उसको अपन क्या बोल देंगे पता? इंटरेस्ट ऑन लोन। पायल, रजत, आशीष, ये समझ में आया कि नहीं? सेल और लीज परचेज में एक पर्सन के लिए कैश इनफ्लो है तो उसके लिए एक तरह से लाइबिलिटी होनी चाहिए। AS9 क्या बोलता है? लाइबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, बात तो सही बोलता है, क्योंकि वो भी AS भी समझने लगा इंड AS के आने के बाद ये प्रोविजन आया है। तो आगे जाके उन्होंने भी बोल दिया कि भाई इसको क्या करना है, अपने को लोन लाइबिलिटी मानना है। कैश आउटफ्लो मतलब एक तरह से सेटलमेंट ऑफ लोन हो रहा है, और डिफरेंस जो भी है उसको अपन इंटरेस्ट मान लो, और इंटरेस्ट रियल टाइम होता है। नहीं, AS18 में तो सिर्फ रिलेटेड पार्टीज कवर होती हैं। अब मान लो मेरा कोई दोस्त है, कहीं से कहीं तक रिलेटेड पार्टी में कवर नहीं हो रहा आशीष, तो भी तो मैं करवा सकता हूं उससे ये सब। सी एट द एंड ऑफ द डे यू आर चार्टर्ड अकाउंटेंट, सो यू कैन डू एनीथिंग, है ना। बस दायरे में रह के। आशीष गोयल सर बताते थे ना कि चोरी करना बुरी बात नहीं है, चोरी करके पकड़े गए वो बुरी बात है। क्यों संस्कार? चोरी करना बुरी बात नहीं है। लिख लिया ये? हाँ आगे। अरे चलो, हो गया। इसमें किसी को डाउट हो तो पूछ लो भाई। मैंने आपको ना वो जो सेल एंड रीपरचेज का ट्रांजैक्शन है उसका प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया था, फाइनल में है वो। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 नहीं आएगा। आशीष सर डॉन आदमी थे क्या? हैं? जिंदा है वो? किसी आदमी में बट, तो भाई उनको एक केस के 10 लाख रुपए ऐसे ही थोड़ी मिलते हैं। जल्दी बताओ, आ गया समझ में तो ये, और नहीं आया तो ये लिखो, मैं वापस एक्सप्लेन कर दूं। फटाफट से बोलो, जिसको भी एग्जाम्पशन चाहिए फटाफट से, या तो वाई या तो एन टाइप करो। #3 4 हो गया ना अपना, #5।
हैशटैग 5 और 6 एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हेडिंग डालना सेल ऑफ गुड्स, ब्रैकेट में लिखना पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड। इसके बाद हैशटैग 6 और एएस खत्म, फिर अपन ब्रेक लेके एएस 17 और 18 पे आ जाएंगे। Number 1, if goods are sold and still lying in seller's godown at buyer's risk। एक और चीज लिख लेना, सेल ऑफ गुड्स और उसका लिखना पॉइंट ऑफ रिकॉग्निशन। सेल ऑफ गुड्स के केस में पॉइंट ऑफ रिकॉग्निशन क्या है? नॉर्मली तो अपने को कब रिकॉग्नाइज करना है? नॉर्मली प्रिंसिपल क्या बोलता है, अपन ने ऊपर हैशटैग 2 में पढ़ा, क्या ओनरशिप ट्रांसफर हो गई, रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गया, कंसिडरेशन नोन है और मिजरेबल है और कलेक्शन सर्टेन है, याद है? उसके बाद कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शन। अब मान लो गुड्स तो सोल्ड कर दिया, लेकिन अभी भी गुड्स कहाँ है? सेलर्स के गोडाउन पे। किसके रिस्क पे? बायर के रिस्क पे। तो रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज करोगे? तो लिखो रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड विदाउट डिलीवरी। ऑब्वियसली ना यार, सेल हो गई होगी, सेल हो गई है, लेकिन स्टिल क्या, सेल हो गई है स्टिल क्या हो गया, गुड्स गोडाउन में ही है सेलर के पास, लेकिन किसके रिस्क पे? बायर के रिस्क पे। इसके मतलब वो लेने नहीं आया है, ओनरशिप ट्रांसफर हो गई, रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गया है। तो भैया विदाउट डिलीवरी आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लो, डन। इमीडिएट नहीं, विदाउट डिलीवरी लिखा हुआ, हाँ इमीडिएट बात तो वही हुई ना, इमीडिएटली कर सकते हो, है ना? अब वो जो पहले अपन ने 4 प्रिंसिपल पढ़े ना, उसके बेसिस पे अपने को जवाब देना है। पॉइंट नंबर 2, इफ गुड्स आर सोल्ड सब्जेक्ट टू इंस्टॉलेशन। कोई ऐसा गुड्स बेचा जो इंस्टॉलेशन की जरूरत भी पड़ती है, होता है ना ऐसा कभी कभार। आप एसी लेके गए तो क्या एसी लाके दीवार में चिपका देते हो क्या? इंस्टॉलेशन कराना पड़ता है ना, आए ना? तो अगर इफ गुड्स आर सोल्ड सब्जेक्ट टू इंस्टॉलेशन, तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है, ये जो वर्ड लिखा ना ऐसा, ठीक है, ये चेक करो, इंस्टॉलेशन चार्जेस आर separable, installation charges are not separable। ये लाइन समझ में आई? तो ये समझ में आया कि नहीं? इंस्टॉलेशन चार्जेस कब सेपरेबल हो सकते हैं, कब नहीं? वेरी गुड।
पहले ये चेक करना है, अगर गुड्स आर सोल्ड सब्जेक्ट टू इंस्टॉलेशन और इंस्टॉलेशन चार्जेस आर सेपरेबल, इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि ऐसा ही गुड्स की सेल हुई है कि उसका जहां से, जिस जगह से सेल हुई है वो कोई और जगह है, मतलब सेलर कोई और है और इंस्टॉलेशन हम किसी और से करवा रहे हैं, तभी तो इंस्टॉलेशन चार्जेस सेपरेबल है। एग्जाम्पल क्या, मान लो एसी निकाला, ठीक है, एसी खरीदा, अब कंपनी बोल रही कि सर हम आके आपके घर पे इंस्टॉल कर देंगे। हमने बोला नहीं 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 नहीं, हम हमारे यहाँ पे एक होम होम पे ही पास में ही रहता है, वो कर देगा इंस्टॉल। तो इंस्टॉलेशन इज सेपरेबल है, ये समझ में आया। लेकिन कुछ गुड्स ऐसे भी होते हैं जिनकी सेल और इंस्टॉलेशन साथ में ही होती है। जैसे कि अगर मैं बोलूं जैसे कि अभी बोलूं ये जो सेटअप है, स्टूडियो सेटअप, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं टीवी किसी और से ले आऊं। चलो टीवी तो ठीक है, टीवी इज नॉट पार्ट ऑफ द सेटअप, बट द सेटअप का पार्ट क्या होगा, ये जितना भी इंस्टॉलेशन है, माइक, वायर्स, केबल्स, कैमरा, उसके बाद जो प्रोजेक्टर की लाइन, तो वो सारे तो एक ही जगह से होना चाहिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको करना क्या है, चेक करना है, चेक करना है उस किसको, ट्रांजैक्शन को, कि भैया वो एसी उसी सेलर ने इंस्टॉल करवाया है या किसी दूसरे पर्सन ने। सबसे पहले सेपरेबल का मतलब ये नहीं कि इनवॉइस में अलग से दिख रहा है। हेलो, हाँ हाँ, समझे। ऐसा नहीं कि तुमने इनवॉइस चेक करी, अरे इसमें इंस्टॉलेशन चार्ज अलग है, अरे वो नहीं, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। समझ में आया मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉग्नाइज करना है रेवेन्यू, सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सेलर ने तो अगर इंस्टॉलेशन करवाया होगा तो सेलर ने उसमें बताया होगा ना कि भाई एसी की कॉस्ट इतनी है। मुझे एक बात बताओ, कोई भी बंदा, जैसे मैं बोलता हूँ सीए फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग 5,000 रुपीज, बैकअप इंस्टॉलेशन, बैकअप बुक्स नोट्स सब कुछ इंक्लूड है। मुझे बताओ इसमें 1,000 रुपए की तो किताब हो जाती है, तो क्या मैं उसका अलग से चार्ज कर रहा हूं या इसी में इंक्लूड है। मैं बायर को बताऊंगा क्या, लेकिन मुझे तो पता है ना, क्योंकि मेरे को रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है। ठीक है, ओके। और कई बार ऐसा होता है कि मान लो फास्ट ट्रैक कोर्स होता है तो 3,000 का कोर्स है और प्लस नोट्स के हार्ड कॉपी ऑफ द नोट्स का चार्ज ऐड कर दिया, तो दैट इज सेपरेबल। और कई बार बच्चा क्या करता है, डेढ़ शाणा बनता है, वो क्या करता है, पीडीएफ लेता है और फोटोकॉपी निकलवा लेता है, होता है ना। तो मैं क्या बोल रहा हूं, मेरे को पता है ना कि क्लासरूम की क्लास कॉस्ट कितनी है, तो कंपनी को पता है। आया समझ में कि नहीं। इसलिए बोलता हूं लिखने पे सिर्फ फोकस मत करो, ये भी खोल के बैठना है। और किसी को कोई डाउट, जल्दी बोलो। अगर कंपनी इनवॉइस में सब, ये तो रिप्लाई कर दिया था मैंने। सिंपल कॉम्प्लेक्स इंस्टॉलेशन, हाँ आया, सेलर आया, उसने इंस्टॉल किया, उसी ने सेल किया था, तो क्या इंस्टॉलेशन चार्जेस सेपरेबल है क्या, नो। लेकिन सेलर आया और उसने गुड्स डिलीवर कर दिया, लेकिन इंस्टॉलेशन चार्जेस नहीं लिए, क्यों, क्योंकि किसी दूसरे से तुमने कराया। तो यहां पे ध्यान रखना है, ध्यान रखना, AS9 बोलता है इंस्टॉलेशन चार्जेस जब सेपरेबल ना हो तो रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करो, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड आफ्टर, सॉरी ओनली आफ्टर इंस्टॉलेशन। जो दुर्गा ने आंसर दिया था इसका, इमीडिएटली आफ्टर इंस्टॉलेशन। ठीक है, और इस केस में क्या होगा, इसके लिए लिखो सेपरेबल, ऐसे मत बनाना, ऐसे लिखना, इंस्टॉलेशन चार्जेस आर सेपरेबल और इंस्टॉलेशन चार्जेस आर माइनर, माइनर चार्जेस मतलब इसे लिखना, विच कैन बी डन फ्रॉम
एल्सवेयर, कहीं और से भी कराया जा सकता है इंस्टॉलेशन। और ताकि क्या है, देखो मैं लिखवा देता हूँ, जो मैंने एक्सप्लेन किया ना वो लिखवा भी देता हूँ, ताकि तुमको ना रीड करते टाइम कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, जिनको नहीं भी समझ में आया तो ये रीड कर लोगे तो भी हो जाएगा। समझ में आया? सुधांशु, अश्विनी, प्रणेहा, डन। चलो नेक्स्ट इज और प्रोडक्ट कैन बी यूज्ड विदाउट इंस्टॉलेशन। कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनका इंस्टॉलेशन से कोई लेना देना भी नहीं होता, मतलब वो एक फैसिलिटी रहती है कि हम ही इंस्टॉल कर दें क्या। जैसे आपने जनरेटर खरीदा है ना आपके प्लांट के लिए, जनरेटर आपने खरीदा, तो जैसे ही सेल ऑफ गुड्स हुआ तो कंपनी क्या बोलेगी जनरेटर वाली, सर हम आपके यहाँ पे इसको इंस्टॉल कर देते हैं। हम क्या बोलते हैं, अरे नहीं नहीं हम कर लेंगे। ना हमने किसी और से कराया, ना हमने इस कंपनी से कराया, तो इट इज विदाउट इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन चार्जेस लिए थे तो ये हो ही गया ना कि ओनली आफ्टर इंस्टॉलेशन। दादा नॉट सेपरेबल का मतलब ही यही है कि इंस्टॉलेशन चार्जेस तो लिए ही है सेलर ने। मैं बोल रहा हूं नहीं लिए, सेपरेबल है किसी और से। सेपरेबल का मतलब क्या हो गया, या तो वो माइनर है किसी और से करवा लिए, या हमने किसी से इंस्टॉल कराया नहीं, हमने खुद ही कर दिया इंस्टॉल। अब काहे का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करोगे तुमको तो रेवेन्यू मिला ही नहीं ना। तो वहां पे क्या करना है, विदाउट इंस्टॉलेशन। तो इस केस में रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड बिफोर इंस्टॉलेशन। इस पर क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। समझ में आ गया? बोलो, लिख लो और इसको। और एक बार मैं क्विकली बोल दूं इसको क्या कर रहा है। देखो इंस्टॉलेशन है, गुड्स सेल करे, मैंने आपको गुड्स सेल करे, मैं सेलर आप बायर, ठीक है। अब AS9 क्या बोलता है, ओके गुड्स ऐसे सेल करे जो इंस्टॉलेशन वाले, बोले हाँ इंस्टॉलेशन जरूरी है, हाँ, और वो कंपनी ही कर सकती है, मतलब सेलर ही इंस्टॉलेशन कर सकता है, हाँ, तो जैसे ही इंस्टॉलेशन खत्म होगा तब रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करो। मतलब ये वाला पॉइंट, इट्स नॉट सेपरेबल, समझे? देन सेकेंड पॉइंट सुनो, इंस्टॉलेशन सेपरेबल है, मतलब भाई मैंने तो आपको दे दिया, मैंने बोला मैं करा देता हूं इंस्टॉल, बोले नहीं 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 नहीं, हमारे यहाँ पे एक मैकेनिक है वो कर देगा, या पर्सन है वो कर देंगे। दूसरा केस ये भी हो सकता है, नहीं हम खुद ही कर लेंगे। तो मुझे एक बात बताओ, क्या फिर मैं उस केस में सेलर में हूं ना, मेरे को इंस्टॉलेशन करना है क्या आपका? नहीं, तो फिर मैंने जैसे ही गुड्स सेल किया रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लो। आया समझ में कि नहीं? बोलो। ओनली आफ्टर इंस्टॉलेशन, हाँ हाँ, सेल ऑफ गुड्स पक्का। चलो ये सेकंड पॉइंट क्लियर है, आगे बढ़े। चलो अब थर्ड पॉइंट तो इजी है। थर्ड केस है कौन सा मालूम, सेल ऑन अप्रूवल। ठीक है, सेल ऑन अप्रूवल में रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करोगे, तो रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड ये वाला बताना है या ये वाला मुस्कान, ये वाला बताना है या ये वाला? छोड़ो, रिकॉग्नाइज, रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड कब? सिंपल,
कोई लिमिट याद नहीं रखनी, 2 पॉइंट्स। क्या? सेल ऑन गुड्स ऑन अप्रूवल, सेपरेबल वाला ये ना। अरे सिंपल सी बात है, मैंने आपको एसी बेचा और आपने मेरे से इंस्टॉल नहीं कराया। अब मैं सेलर था, आपने मेरे से इंस्टॉल नहीं कराया, या तो आपने खुद से इंस्टॉल कर लिया या फिर आपने किसी दूसरे बाहर वाले व्यक्ति को बुला के इंस्टॉल करा लिया। तो मुझे बताओ, मैंने तो जिस टाइम पे सेल किया उसी टाइम पे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लूंगा ना, क्योंकि इंस्टॉलेशन तो मैं कर ही नहीं रहा हूं। खत्म। हाँ, सेल ऑन अप्रूवल, सेल ऑन अप्रूवल में 2 चीजें, मैंने आपको गुड्स भेजा, मैंने आपको गुड्स भेजा और आप क्या कर रहे हो, आपने बोला कि मैं बताता हूं मुझे 5 मंथ्स का टाइम चाहिए, आपने बोला सिर्फ 5 मंथ्स। मैंने कहा ठीक है, 5 मंथ्स के लिए मैं आपको सेल ऑन अप्रूवल, 5 महीने तक गुड्स आपके पास पड़े रहे, ठीक है। अब अगर टाइम खत्म हो गया, फिर मुझे सेल रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, या फिर आपने एग्री कर दिया कि मुझे खरीदने, नहीं समझे। तो यहां पे रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज होगा? सेल ऑन अप्रूवल की केस में 2 चीजें चेक कर लेना। पहला, बायर हैव अप्रूव्ड गुड्स, और पीरियड ऑफ अप्रूवल इज ओवर। या तो पीरियड ऑफ अप्रूवल खत्म हो गया या बायर ने खुद ही बोल दिया, तभी आप सेल रिकॉग्नाइज करोगे, अन्यथा आप सेल रिकॉग्नाइज कर सकते हो क्या? नहीं। 4th पॉइंट, कंसाइनमेंट की केस में, कंसाइनमेंट बेसिस पे अगर सेल हुई है तो आप कब करोगे? व्हेन गुड्स आर सोल्ड टू, सोल्ड बाई कंसाइनी टू थर्ड पार्टी। जिस दिन कंसाइनी ने थर्ड पार्टी को गुड्स बेच दिए उस दिन आपको सेल रिकॉग्नाइज करनी है। आशीष सोनी बोल रहा है, और इफ इट डज एन एक्ट विच इज इटसेल्फ प्रूव्स दैट बायर, हाँ तो इसीलिए तो मैंने बोला आपको चेक क्या करना, बायर हैज अप्रूव्ड द, वो कशिश का क्वेश्चन है भैया, इसमें रेवेन्यू फुल रिकॉग्नाइज करते हैं एंड प्रोविजन फॉर लॉस ऑन रिटर्न क्रिएट करेंगे। लॉस ऑन रिटर्न तो तब क्रिएट करेंगे ना जब अपन ने, जब अपने को मतलब केस में बोला हुआ हो। अभी तो सिंपली अपन ने ये बोला कि सेल ऑन अप्रूवल का ट्रांजैक्शन है, 2 चीजें चेक करो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करने के पहले। कब अपन प्रोविजन क्रिएट करेंगे रिटर्न का, वो तब आता है कब, जब वारंटी दी हो, इन केस ऑफ वारंटी। अभी ये वारंटी का ट्रांजैक्शन ही नहीं है बेटा, ठीक है, वारंटी या गारंटी कुछ दी होगी ना तब अपन बनाएंगे, अभी इसमें वारंटी की तो बात ही नहीं है। ओके, कंसाइनमेंट वाला भी समझ में आ गया। अब बताओ, ये सारे अब छोटे छोटे हैं सारे के सारे। नेक्स्ट, फिफ्थ है आपका कैश ऑन डिलीवरी सेल। अरे यार ये तो बहुत टफ होगा। कैश ऑन डिलीवरी है तो जैसे ही आपको क्या मिल गई, रिसिप्ट ऑफ कैश, जैसे ही आपने कैश मिली आपको, आप ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लो। 6th, कशिश जो बात बोल रही थी वो आ गया, गारंटी। गारंटी सेल, तो सबसे पहले आप चेक करो ओनरशिप, ट्रांसफर हो गई गुड्स की। सेकंड आप चेक करो इसमें, सॉरी, ओनरशिप ट्रांसफर हो गई, गुड्स डिलीवर हो गए। ठीक है, बट प्रोविजन शुड बी मेड
और ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, गारंटी के केस में रिटर्न्स का एक प्रोविजन बनेगा। किस बेसिस पे? बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस। कशिश जो आप बोल रहे थे ना वो यहां पे बनेगा भाई। गारंटी सेल है, मैंने आपको बोला ये फोन मैं आपको बेच रहा हूं 25,000 रुपए में, 1 साल की गारंटी है। देयर इज अ डिफरेंस गारंटी एंड वारंटी में, ठीक है। तो गारंटी में सबसे पहले क्या होगा, ओनरशिप इस फोन की आपके पास आ गई, दूसरा गुड्स मैंने आपको दे दिया, और तीसरा मुझे इस सेल पे ना कुछ प्रोविजन बनाना पड़ेगा बेस्ड ऑन माय पास्ट एक्सपीरियंस। क्योंकि वारंटी अगर दी है, सॉरी गारंटी अगर दी है, तो आपको हो सकता है रिटर्न करना पड़ जाए, समझ रहे हो, पैसा वापस। तो रिटर्न का प्रोविजन भी बनाना पड़ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी का भाई, वारंटी, ठीक है। तो यहां भी 2 पॉइंट तो सेम ही है। लेकिन बट प्रोविजन should be made for repairs based on past experience। गारंटी में क्या करना है, रिटर्न का प्रोविजन बनाना है। हेलो, गारंटी में काय का बनाओगे, रिटर्न का, और वारंटी में काय का बनाओगे, रिपेयर्स का। समझ में आया? लास्ट, इंस्टॉलमेंट सेल, when first installment received। इंस्टॉलमेंट सेल में क्या बोलता है वो, इंस्टॉलमेंट दिया आपने, तो जैसे ही पहली इंस्टॉलमेंट रिसीव हुई आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लो। हाँ बेसिकली वही। 9th, स्पेशल ऑर्डर, ये वैसे कभी आया नहीं ये पॉइंट, लेकिन लिख लो, बेयर एक्ट में है। स्पेशल ऑर्डर शिपमेंट है, तो यहां पे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा व्हेन गुड्स रेडी फॉर डिलीवरी। 10, ये एक नई चीज है, सब्सक्रिप्शन फॉर पीरियडिकल्स। किसी चीज का आपने सब्सक्रिप्शन लिया तो बोलते हैं एंटायर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हो, हाँ ये हायर परचेज है, बिल्कुल। इंस्टॉलमेंट सेल तो भैया हायर परचेज ही है। और स्पेशल ऑर्डरशिप व्हेन गुड्स आर रेडी फॉर डिलीवरी। स्पेशल ऑर्डर शिपमेंट, शिपमेंट होता है ना वो सब। ओनरशिप की बात नहीं कर रहा हूं, ये स्पेशल केस है। स्पेशल केस के लिए क्या बोल रहे हैं, जैसे ही फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव हुई रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लो। मैंने तुम्हें हेडिंग क्या दिलाई थी, देखो, सेल ऑफ गुड्स, पॉइंट ऑफ रिकॉग्निशन, पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड। जनरली वो चार प्रिंसिपल्स। लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 बोलता है कि रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज कर रहे हो आप, रेवेन्यू कब। मैं ओनरशिप की यहां पे बातें भी नहीं कर रहा हूं अब इस केस में। ओनरशिप की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं।
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 बोलता है कि आपने हायर परचेज वाला ट्रांजैक्शन, इंस्टॉलमेंट वाला कोई ट्रांजैक्शन किया तो आप ये मान के चलना आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रेवेन्यू सेल कब रिकॉर्ड करनी है, जिस दिन पे पहली इंस्टॉलमेंट आ गई। ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी, लास्ट इंस्टॉलमेंट में। लेकिन रेवेन्यू जो पैसा वो इंस्टॉलमेंट वाइज आता जा रहा है उसको कहां दिखाओगे, इनकम में ही तो दिखाओगे, पीएनएल में। आया समझ में। और ये वही केस है दोस्तों, ये इस केस का रिलेशन पता हम यहां पे पढ़े भी हैं हैशटैग नंबर 4 में। अनसर्टेनिटी अराइज, हो सकता है 3 इंस्टॉलमेंट थी, एक भरी तो हमने रेवेन्यू तो रिकॉग्नाइज कर लिया। अनसर्टेनिटी अराइज आफ्टर रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज देन प्रोविजन शुड बी मेड, तो प्रोविजन बाकी की 2 इंस्टॉलमेंट पे बनेगा। आया कि नहीं, आया समझ में। पटिए उलट दिए, उलट दिए मतलब क्या होता है, दिमाग के पर्दे खुले कि नहीं तुम तो ये बताओ। एंटायर हाँ सब्सक्रिप्शन नेटफ्लिक्स वगैरह ये जो भी होता है ना, एंटायर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। देखो नेटफ्लिक्स को आप मंथली भी देते हो, एनुअली भी दे सकते हो, राइट। तो जो भी उसे सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ, अगर मंथली हुआ तो मंथ एंड पे वो रिकॉग्नाइज कर लेगा। लेकिन आपने एनुअली दिया तो नेटफ्लिक्स कब रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेगा, नहीं। एंटायर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इज अमोर्टाइज्ड ऑन एसएलएम बेसिस। 1,000 रुपए, सॉरी 1200 रुपए तुमने उसको दिए एनुअल सब्सक्रिप्शन, एग्जाम्पल के लिए 1200 रुपए दिए तुमने एनुअल सब्सक्रिप्शन, ठीक है, मतलब 12 महीने के लिए। अब तुमको अमोर्टाइज करना है तो 1200 डिवाइड बाई 12, हर महीने 100 रुपए से रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लो, गॉट इट। लेकिन आपने उसको 150 रुपए दिए मंथली सब्सक्रिप्शन, तो 150 उस मंथ का मंथ एंड पे। समझ में आया, बोलो। गुड्स, सेल ऑफ गुड्स में इतने ही केसेस हैं बस 10। और लास्ट है आपका हैशटैग नंबर 10, जिसमें है 3 तो 5 एक 6 पॉइंट्स। हैशटैग नंबर कौन सा है, 6, रेंडरिंग ऑफ सर्विस। कितने प्रिंसिपल्स थे इसके, परफॉर्मेंस कंप्लीट हुआ पूरा या आधा, कलेक्शन सर्टेन है या नहीं, और 2 मेथड है रिकॉग्नाइज करने के, कौन सा, सीएसएम और पीसीएम, परसेंटेज कंप्लीशन मेथड और कंप्लीशन, हाँ सर्विस मेथड। समझ में आया। तो इसमें पॉइंट ऑफ रिकॉग्निशन, स्पेशल पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड, ये खत्म तो AS9 खत्म। इससे प्यारी समरी आपको नहीं मिलने वाली। पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड, नंबर 1, इंस्टॉलेशन फीस। कोई अब यहां पे गुड्स की बात नहीं हो रही, काय की बात हो रही है, हेलो। वो इंस्टॉलेशन अलग था, यहां पे इंस्टॉलेशन किस चीज के साथ है, सर्विस। सर्विस क्या हो सकती है, डीटीएच, डीटीएच कनेक्शन लिया, डीटीएच कनेक्शन समझते हो, तो इट इज अ सर्विस, इट्स नॉट अ सेल ऑफ गुड्स। वो आपको सर्विस देने, हाँ D2H DTH जो भी होता है ना, तो उसको वो एक सर्विस है, समझ रहे हो। तो इसको रेवेन्यू, इसका रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज होगा, मान लो उसमें इंस्टॉलेशन फीस भी थी, तो आपको ये ध्यान रखना है इंस्टॉलेशन फीस कौन सी होनी चाहिए, अदर देन इंसिडेंटल। इंसिडेंटल का मतलब समझते हो, रिलेटेड, इncidental to sale of
प्रोडक्ट। अच्छा, कोई भी सर्विस दे रहे हो, जैसे मैं आपको आप यहाँ पे ना नाटा एकेडमी में सर्विस ले रहे हो एक तरह से कोचिंग की। अरे हाँ, है ना। तो कहना इसी नाटा एकेडमी की बुक्स में सीए इंटर एक प्रोडक्ट है, सीए फाउंडेशन एक प्रोडक्ट है, सीए फाइनल एक प्रोडक्ट है। और अगर उसी में एक जगह पे जाओगे तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स के अंदर अगर अपन देखें तो एडवांस अकाउंटिंग एक प्रोडक्ट है, उसके अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक प्रोडक्ट है, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस एक प्रोडक्ट है। समझ रहे हो ये? तो दीज आर दी सर्विसेज। ठीक है, अब उसमें क्या हुआ, आपने रिकॉर्डेड लेक्चर्स परचेज करे, आपने फॉर एग्जांपल बोले कि एफआर के लेक्चर लेने हर्षित भैया के, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताओ, आपने गूगल ड्राइव परचेज करी रिकॉर्डेड लेक्चर। अब उसमें गूगल ड्राइव में दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप लैपटॉप पे देखोगे या आप मोबाइल ऐप पे देखोगे। आपने चूज किया कि लैपटॉप पे देखना है, तो लैपटॉप पे देखना है तो उसमें इंस्टॉलेशन भी हमारा स्टाफ कराता है। अरे हाँ, है ना। ऐसा नहीं होता कि वीडियो वीएलसी मीडिया प्लेयर पे चालू हो गए, ऐसा नहीं होता। आपको मालूम होगा उस पर लैपटॉप उसका एक अलग ही प्लेयर आता है, एनक्रिप्टेड प्लेयर आता है जिसपे की इंसर्ट होती है, तभी वो लॉक होके वीडियोस प्ले होते हैं। तो मुझे बताओ, वो जो वीडियो प्लेयर का इंस्टॉलेशन है वो तो रिलेटेड टू द प्रोडक्ट है ना, रिलेटेड टू द प्रोडक्ट है। लेकिन कई बार ऐसी भी चीजें होती है जो अदर देन रिलेटेड टू प्रोडक्ट हो। तो एएस बोलता है अगर रिलेटेड टू प्रोडक्ट है तो जैसे ही वो इंस्टॉलेशन कंप्लीट हुआ तब आप सेल रिकॉग्नाइज करो। मतलब आपने मेरे एफआर लेक्चर खरीदे, मैंने आपको रिसिप्ट भी जनरेट करवा दी, लेकिन मैं अपनी बुक्स में सेल तब रिकॉर्ड करूंगा जब आपके लैपटॉप पे वो लेक्चर्स इंस्टॉल हो जाएंगे, बिकॉज वो इंस्टॉलेशन इज इंसिडेंटल टू द सेल ऑफ प्रोडक्ट। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, इंस्टॉलेशन फीस जो लगी अदर देन रिलेटेड टू द प्रोडक्ट। बेटा उस सर्विस को प्रोडक्ट ही तो बोलेंगे अपन। हाँ, एडवांस अकाउंट्स एक प्रोडक्ट है। अब आप यहाँ पे एडवांस अकाउंट जो भी पढ़ा रहे हैं, नाटा सर पढ़ा रहे हैं, मनोज सर पढ़ा रहे हैं, असीम सर पढ़ा रहे हैं, तो एडवांस अकाउंट्स एक प्रोडक्ट है। उस प्रोडक्ट को डिलीवर कर रहे हैं 3 लोग। गेटिंग इट? तो इसलिए एएस की लैंग्वेज में से प्रोडक्ट बोला गया है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना कभी भी। नाउ अगर वो रिलेटेड टू द सेल ऑफ प्रोडक्ट है तो वो पूरा इंस्टॉलेशन के बाद ही रिकॉर्ड कर लो। लेकिन अदर देन इंसिडेंटल टू द सेल ऑफ प्रोडक्ट है तो सीएसएम मेथड से रिकॉर्ड करना है। कौन सा मेथड? सीएसएम। सेकंड, ट्यूशन फीस। तो इसको रिकॉर्ड करना है ओवर पीरियड over the period of ट्यूशन। और कौन सा मेथड होगा यहां पे? पीएसीएम। आपने सीए इंटर की फीस भरी, कितनी फीस थी? 70,000, 50, 55, जो भी 60,000, चलो 60,000 रुपए, और 10 महीने तक क्लास चली, तो एवरी मंथ 6,000 रुपीज विल बी रिकॉग्नाइज्ड। गॉट इट? क्योंकि ये क्या लिख रहा है, ट्यूशन फीस ओवर पीरियड ऑफ ट्यूशन। इसको थोड़ा सा और अगर आसान रखना है ना इस वाले को, तो ऐसा लिख सकते हो, व्हेन इंस्टॉलेशन, when installation is completed and accepted by customer। तो कौन से मेथड के बेसिस पे रिकॉर्ड करना है? सीएसएम। सेकंड अपना हो गया ट्यूशन फीस। इन दोनों में किसी को डाउट है? यस। किसी को भी डाउट हो? ये सर्विस वाला पॉइंट तो बहुत आसान है। थर्ड, इंश्योरेंस एजेंसी कमीशन।
भाई इंश्योरेंस कंपनी से आप इंश्योरेंस लेते हो ना, इंश्योरेंस कंपनी से आप ये ले बेटा, इंश्योरेंस कंपनी से आप इंश्योरेंस लेते हो, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी से आपने इंश्योरेंस लिया और जब भी रिन्यूअल कराओगे तो कहना इसे वो कुछ चार्जेस काटते हैं। अरे वो कुछ तो कमाएंगे, कमाने के लिए भी तो वो भी तो बैठे हैं, वो कुछ कमाते हैं ना, राइट। उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, कमीशन बोलते हैं। इंश्योरेंस कंपनी, एजेंसी मतलब इंश्योरेंस कंपनी, कमीशन। अगर इंश्योरेंस कंपनी ने कमीशन अर्न किया तो उसको वो कैसे रिकॉर्ड करेंगे, तो वो बोलते हैं ऑन डेट ऑफ रिन्यूअल ऑफ पॉलिसी। मान लो आशीष सोनी ने 3 करोड़ रुपए की इंश्योरेंस पॉलिसी ली, तो जिस दिन आशीष सोनी इंश्योरेंस पॉलिसी को रिन्यूअल कराएगा, है ना, या रिडीम कराएगा बेसिकली, तो उस दिन पे सीएसएम मेथड से रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा इंश्योरेंस कंपनी को। इज दैट क्लियर? फोर्थ, क्लब मेंबरशिप फीस। क्लब क्या होते हैं? एनपीओ टाइप होते हैं ये क्लब्स। मेंबरशिप फीस व्हेन, सिंपल, व्हेन received. Fifth, commission charged for arranging loan. इसमें कब? When loan is sanctioned, सीएसएम के बेसिस पे। यस, डेट कौन सी? जिस दिन लोन सैंक्शन हुआ और रिकॉग्नाइज सीएसएम मेथड से। डेट कौन सी क्लब मेंबरशिप की? जिस दिन क्लब मेंबरशिप फीस रिसीव हुई। इंश्योरेंस एजेंसी जिस दिन रिन्यूअल हुई पॉलिसी सीएसएम से। ट्यूशन फीस जिस दिन पे पूरे पीरियड के दौरान पीसीएम से, और इंस्टॉलेशन वाले में सीएसएम से। बोलो यहां तक इन पांचों में कोई दिक्कत? सिक्स्थ पॉइंट, मीडिया कमीशन एंड एडवर्टाइजिंग एजेंसी। आपने कोई, हमने जैसे मान लो इंदौर में वो दिया था म्यूनसिपालिटी को, हर स्क्वायर पे नाटा का बोर्ड दिखे, तो परमिशन लेनी पड़ती है ना। तो पहले तो हमने परमिशन ली नगर पालिका से, उसके बाद एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी को हायर किया और उनको बोला ये एडवर्टाइजिंग करनी है, तो वो क्या कर रहे हैं, हर जगह पे पोस्टर लगवा रहे हैं। तो कहना है अब वो जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी है वो कैसे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेगी? दैट इज द क्वेश्चन। बताओ कैसे करेगी और कब करेगी? बताओ। तो व्हेन एडवर्टाइजमेंट फर्स्ट अपीयर्स, एक सेकेंड इसको थोड़ा सा और करेक्ट लिख लें। When advertisement appears first time before consumers and एडवर्टाइजिंग एजेंसी जो है वो कैसे करेगी? जब पहला एडवर्टाइजमेंट शो हुआ कंज्यूमर्स को उसी दिन पे। भाई देखो मैंने आपको बोला आपको यार इंदौर भर में हर स्क्वायर में क्या लगाना है, नाडा प्रोफेशनल एकेडमी का बैनर लगाना है। तो जैसे ही बैनर लगने लगे, जैसे ही आपने पहला बैनर लगाया, रिकॉग्नाइज रेवेन्यू,
ठीक है। लेकिन मीडिया कमीशन क्या होता है, समझते हो मीडिया कमीशन? एडवर्टाइजिंग एजेंसी, ये तो एडवर्टाइजिंग एजेंसी का होगा। मीडिया कमीशन क्या होती है, एनीवन? लास्ट पॉइंट है भाई, जल्दी बताओ, मीडिया कमीशन क्या होता है? हाँ, मीडिया कमीशन, टीवी पे एडवर्टाइजमेंट आ रहा है, आइनॉक्स के वहां पे आ रहा है, तो वो बोलते हैं इन द मंथ ऑफ टेलीकास्ट, और दोनों को सीएसएम से करना है। लास्ट पॉइंट, दैट इज द सेवेंथ पॉइंट एंड द एंड ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9, ड्रामा एंड स्टेज शोज। ड्रामा स्टेज शोज हैं, इनमें रेवेन्यू कब होगा रिकॉग्नाइज, व्हेन इवेंट इज कंप्लीटेड, सीएसएम। यस, ब्रॉडकास्टिंग मीडिया मतलब स्टार प्लस वगैरह है, स्टार प्लस पे नहीं बीच बीच में 10 मिनट का ब्रेक आता है, या आज तक न्यूज चैनल किसी भी जगह पे, तो जैसे जिस मंथ में टेलीकास्ट हो रहा है उसी मंथ आपको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। और कौन से मेथड से, सीएसएम मेथड से। इसके अलावा ड्रामा स्टेज शोज जो होते हैं, स्टैंड अप कॉमेडी शोज होते हैं, तो जिस जिस टाइम पे इवेंट कंप्लीट हुआ तो आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकते हो। एंड दैट इज इट, दैट्स इट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 9 इज फिनिश। अपन मिल रहे हैं 12:30 से 1:30, ठीक है, आधे घंटे में, और अपन करेंगे कौन सा, एक और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब आपको मैं बहुत क्लियरली बोल दूं, आपको क्या खत्म कर लेना है, AS9 खत्म कर लेना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आ जाता है MCQ में, तो बहुत आएगा जब से MCQ आए। चलिए, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, बाय। मिलते हैं अपन 12:30 पे, है ना, 12:30 पे, सॉरी।